नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप की जो हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास आया जी। और इसका जापान पर क्या असर पड़ा इस पर भी हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और एनालिसिस है। हाँ। तो हमारा मकसद है इसके मुख्य पहलू समझना, मतलब भूकंप कितना बड़ा था, सुनामी की चेतावनी, जापान का रिएक्शन कैसा रहा। बिल्कुल। और हाँ, एक दिलचस्प भविष्यवाणी की भी बात है इसमें। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रही। तो शुरू करते हैं। हुआ ये कि 30 जुलाई 2025 को कामचटका प्रायद्वीप के पास समुद्र में 8.8 मैग्नीट्यूड का जबरदस्त भूकंप आया। 8.8, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इसने लगभग पूरे प्रशांत महासागर के लिए सुनामी की चेतावनी जारी करवा दी। जापान भी इसमें शामिल था, जाहिर है लोकेशन देखते हुए। और जापान का जो उत्तरी द्वीप है होक्काइडो, वहाँ तट पर तो लहरें भी उठी, करीब 1.3 मीटर। 1.3 मीटर यानी 4.25 फीट के आसपास। हाँ, तो इसके चलते जापान के प्रशांत तट पर करीब 20 लाख लोगों को कहा गया कि ऊंची जगहों पर चले जाएं। 20 लाख लोग? हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ देखने वाली बात ये थी कि जापान की प्रतिक्रिया कितनी तेज थी। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। मतलब तटीय शहरों में फौरन सायरन बजने लगे, टीवी रेडियो सब पर सामान्य प्रोग्राम रोक दिए गए और लोगों से अपील की गई कि सुरक्षित जगहों पर जाएं। बिल्कुल। और इसमें शायद 2011 वाली जो आपदा थी 311, उसका बड़ा हाथ है। हाँ, वो भयानक अनुभव। लोगों को वो याद था, तो उन्होंने शायद ज्यादा तेजी से सावधानी बरती। चेतावनी सिस्टम भी तब से काफी बेहतर हुआ है। तो मतलब ये तेजी और तैयारी क्या हर जगह एक जैसी थी या कुछ इलाकों में अलग चुनौतियां थी? देखिए, ज्यादातर जगहों पर तो तैयारी अच्छी दिखी। सिस्टम काफी मजबूत हुआ है 2011 के बाद। हाँ, पर हर बड़ी आपदा में स्थानीय स्तर पर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आ ही जाती हैं। लेकिन ओवरऑल चेतावनी सिस्टम और लोगों की जागरूकता ने अच्छा काम किया। ये सच में राहत की बात है कि इतने बड़े भूकंप के बावजूद नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ। जी बिल्कुल। खासकर 2011 को देखते हुए। हालांकि फुकुशिमा प्रांत में एक दुखद घटना हुई। हाँ, वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जब वो सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे कार गिरने से। हाँ, और कुछ और जगहों पर भी मामूली चोटें आईं। फेरी ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ी। जी, सेंदाई हवाई अड्डा भी बंद करना पड़ा था कुछ समय के लिए, एहतियात के तौर पर। और फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र, उसका क्या रहा? वहाँ से भी कर्मचारियों को निकाला गया था एहतियातन। अच्छा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कोई सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं आई वहाँ। चलिए, बहुत अच्छी खबर है। हाँ, और 30 जुलाई की देर शाम तक तो साफ हो गया था कि लहरें उतनी विनाशकारी नहीं रहीं जितनी आशंका थी। ज्यादातर चेतावनियां हटा ली गई। अच्छा, इस सीधी जानकारी के अलावा एक और बात ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी थी। हाँ, वो भविष्यवाणी। हाँ, मांगा कलाकार रेओ तत्सुकी की, जिन्हें कुछ लोग जापान की बाबा वेंगा भी कह रहे हैं। जी जी। उनकी एक पुरानी मांगा किताब थी 1999 की, द फ्यूचर आई सॉ। हाँ। उसमें कथित तौर पर जुलाई 2025 में दक्षिणी जापान में एक बड़ी आपदा की बात कही गई थी और तारीख भी दी थी 5 जुलाई। 5 जुलाई। लेकिन 5 जुलाई को तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर महीने के अंत में ये इतना बड़ा भूकंप आ गया। भले ही दक्षिणी जापान में नहीं आया। हाँ, लोकेशन अलग थी, लेकिन फिर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या भविष्यवाणी सांकेतिक थी या तारीख गलत समझी गई थी या क्या था। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस बारे में? क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? देखिए, वैज्ञानिक और अधिकारी तो लगातार यही कह रहे हैं कि ऐसी भविष्यवाणियां पूरी तरह अवैज्ञानिक है। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना, मतलब कब आएगा, कहाँ आएगा, कितना बड़ा होगा, ये आज के विज्ञान के लिए संभव नहीं है। तो ये बस एक संयोग? ज्यादा संभावना यही है कि ये महज एक संयोग है और इस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना खतरनाक भी हो सकता है। लोग आधिकारिक चेतावनियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये भूकंप इस सदी के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। जी। और भले ही इसका असर सीमित रहा, इसने पुराने डरों को फिर से जगा दिया और जापान की तैयारियों को परखा भी। बिल्कुल। और अभी खतरा टला नहीं है पूरी तरह
आफ्टर शॉक्स का डर बना हुआ है। ओ हाँ, 6.9 तीव्रता तक के कई झटके महसूस भी हुए हैं बाद में। अच्छा। अधिकारी पास के ज्वालामुखियों पर भी नजर रख रहे हैं, खासकर रूस का वो क्लूचेवस्कोय ज्वालामुखी। तो सबसे जरूरी संदेश यही है जो आपदा प्रबंधन एजेंसियां दे रही हैं कि लोग आधिकारिक वैज्ञानिक चेतावनियों पर ही भरोसा करें। हाँ, इंटरनेट की अफवाहों या अटकलों से बचें। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब विज्ञान हमें आने वाली आपदाओं की निश्चित भविष्यवाणी नहीं दे सकता, तो ऐसे अनिश्चित समय में समाज कैसे संतुलन बनाता है डर, पुख्ता जानकारी और अटकलों के बीच? भविष्य की तैयारी के लिए तथ्यों पर आधारित भरोसेमंद सूचना का महत्व आखिर कितना है?